हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल के जो आपका पोर्शन आता है आपका फिजिक्स में, हर साल 100% गारंटी होती है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे और ये बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे और ऐसे न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इन सभी न्यूमेरिकल को बच्चों एक एक करके हम लोग समझेंगे, हर एक बारीकी से समझेंगे क्या पूछ रहा, कैसे में हल करना है। बच्चों न्यूमेरिकल को हल करने के लिए अगर आपने न्यूमेरिकल की भाषा को समझ लिया, यानी कि न्यूमेरिकल की जो लैंग्वेज होती है उसको अगर आपने समझ लिया तो समझो आप न्यूमेरिकल, हर एक न्यूमेरिकल को हल कर लोगे। अगर आपने भाषा यानी कि जिसकी लैंग्वेज है उसको नहीं समझ पाया तो आप न्यूमेरिकल को हल करोगे, कोई ना कोई गलती कर देगा। जितने मार्क्स का है पूरे नंबर मिलना आपको तय नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपने लैंग्वेज समझ ली और उसको तरीके से अगर न्यूमेरिकल को हल किया ना तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो आइए हम एक एक न्यूमेरिकल को अच्छे से हल करते हैं और एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे, ताकि हमें जो है जब हम बोर्ड एग्जाम में जाएं और कोई न्यूमेरिकल हमें मिल जाए तो वहां पर हमसे वो कोई भी गलती ना हो। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमारे पास पहला न्यूमेरिकल क्या है, इसको ध्यान से समझिए। पहले हम इसको पढ़ेंगे फिर इसको अच्छे से समझेंगे। देखो, एक बिंदु आवेश से, कोई एक बिंदु आवेश है, उस एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर, यानी कि यहाँ पर जो दूरी है वो 1 मीटर दिया गया है। 1 मीटर की दूरी पर, ठीक है, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर है। यानी कि जो तीव्रता है 450 वोल्ट प्रति मीटर है। समझो एक एक चीज को, वैद्युत आवेश की गणना, यानी कि हमें यहाँ पर क्यू यानी कि आवेश की हमसे गणना करने के लिए कह रहा है। फिर एक बात समझो, कोई एक बिंदु आवेश है, उस बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर, यानी कि r = हमें 1 मीटर दिया गया, 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है जिसको हम E से लिखते हैं, E = हमें दिया गया 450 वोल्ट प्रति मीटर। तो वैद्युत आवेश की गणना करना है। समझ में, यहाँ पर वैद्युत वोल्ट प्रति मीटर, यानी कि सारे मान हमें किस में रखने, मीटर में। तो देखो हम इसको करेंगे सॉल्व। हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। फिर हम नोट डाउन करेंगे हमारी गिवन वैल्यूज क्या है, गिवन वैल्यूज, यानी कि इन मान में हमें क्या क्या दिया गया, इस न्यूमेरिकल के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें जो है दी गई। देखो, एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर, यानी कि बच्चों में यहाँ पर r का मान दिया गया है, वो दिया गया है 1 मीटर। समझ में आ गया, r का मान दिया गया 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से लिखते हैं, यानी कि E = दिया गया 450 वोल्ट प्रति मीटर, यानी कि B प्रति मीटर। ठीक है, समझ में आ गया, वोल्ट प्रति मीटर। इसमें कह रहा है कि वैद्युत आवेश की गणना करना है, वैद्युत आवेश की गणना करना है, यानी कि Q = हमें क्वेश्चन मार्क हमसे पूछा गया है। यानी कि इतने मान हमें दिए गए हैं और हमसे आवेश यहाँ पर पूछा गया है। अब हमें क्या करना है बच्चों, एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, E = वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इंटू में होता है या इंटू नहीं लगा होता आप देखेंगे, Q/r²। ये क्या है बच्चों, एक सूत्र है और जो कि आपने पढ़ा होगा अगर आपने इसका डेरिवेशन सॉल्व किया है। ठीक, और हमें एक चीज़ और पता है बच्चों, क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का एक मान होता है जो कि कांस्टेंट होता है 9 × 10⁹, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका एक कांस्टेंट मान होता है 9 × 10⁹। अब यहाँ पर बच्चों जो k है, इस एक क्या है, परावैद्युतांक है, जिसका मान हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पर कोई माध्यम दिया रहता तो उसका मान उस अकॉर्डिंग रखते, यहाँ पर हमें एक मान का चलना रहता, तो इसीलिए k को हम नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर आपने बुक में देखा होगा तो k लिखा हुआ होगा, तो इसीलिए मैंने बता दिया। अन्यथा आपको यहाँ पर जब आप सूत्र, हम जनरल सूत्र की बात करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² की बात करेंगे, हम k नहीं लगाते। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक नया सूत्र बन के आएगा, E = क्या आ जाएगा, इस बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे 9 × 10⁹ को रख देंगे, यानी कि 9 × 10⁹ इंटू में क्या हो जाएगा, या आप डायरेक्ट लिखेंगे Q/r²। अब हमारे पास जो सूत्र आया है वो कुछ इस प्रकार से आ गया है, E = 9 × 10⁹
इनटू में क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। समझ में आ गया, ये सूत्र हमारे पास आ गया, हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हमें इस सूत्र में बहुत सारे मान रख देने जो कि हमें दिए गए। देखो बच्चों, मान हमें क्या क्या दिया गया इसको समझो। हमें E= दिया गया है 450 वोल्ट। ठीक है, हम लिख लेंगे E= हमें जो सूत्र में दिया गया ये 9 × 10⁻9 इंटू का चिन्ह लगाएंगे। आवेश हमसे जो है वो पूछा गया है, क्यू हो जाएगा अपॉन में आर स्क्वायर। आर का मान है 1 और आप इसका करेंगे स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। समझ में आ गया ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखो बच्चों, हमारे पास अब आगे क्या बच रहा है, इसमें बच रहा है 450 = 9 × 10⁻9 इंटू में क्यू बच रहा है। ठीक है, अब बच्चों में यहाँ पर चाहिए क्या, क्यू का मान चाहिए, हमें क्यू निकालना ना। तो बच्चों जब हम क्यू निकालेंगे तो Q= क्या हो जाएगा, देखो Q= क्या हो जाएगा, एक क्यू इसके साथ में तो 450 ही ऊपर पहुंच जाएगा, 450 हो जाएगा अपॉन में 9। ये बच्चों 9 है, यहाँ पर क्यू नहीं है, ये 9 है। ये 9 इंटू में 10⁻9 ये नीचे आ जाएगा, ऐसा ही तो होगा। और इसको काटेंगे 9 पना 45, 9 पंचे 45। अब देखो आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q= ये ऊपर 5, इस 9 को 5 बीच से काटा, 9 पना 45 यानी कि 5, एक इसका 0 है। अपॉन में क्या बचा, नीचे क्या बचा, 10⁻9 बचा। और ये घात किस में है, प्लस में है, क्यू का मान ये बचा। अगर आप इतना भी लिख देते हो तब भी आपका मान सही है, कोई भी रॉन्ग नहीं है। लेकिन इसको हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे, आगे इसको और बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, हम लिखेंगे 50 Q= 50 × 10⁻9। ये 10⁻9 जो नीचे था, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे, अगर नीचे प्लस में होता तो ऊपर माइनस में हो जाएगा, अगर नीचे माइनस होता तो ऊपर जाके प्लस में हो जाता। अब ये बच्चों हमारे इतना कूलाम आ गया, यानी कि जो हमारा राइट आंसर आया 50 × 10⁻9 कूलाम। अगर आप इसको और भी शॉर्ट करना चाहो, इसको और शॉर्ट अगर करना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा, Q= 5 × 10⁻8 बचेगा। ये 0 है, एक 0 प्लस की एक घात काउंट करता है, तो इसका मतलब प्लस में एक। अगर आपके ऊपर किसी के 9 रुपये उधार थे, अगर आपने उसको 1 रुपये दे दिया तो आपके पास उसके उधार के जो होगा वो 8 रुपये का कर्जा बचेगा। और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और यहाँ पर 5 × 10⁻8 कूलाम या Q= 50 × 10⁻9 कूलाम। आई होप आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया, यही इसका आंसर हो गया। फाइनली आंसर ये है, आप कोई भी आंसर लिखना चाहें लिख दें। आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे, यानी कि हमने हर एक चीज़ को पहले लिखा, फिर हमने अपने सूत्र को लिखा, फिर सूत्र में कुछ ऐसे मान होते हैं जो कांस्टेंट होते हैं जिनको मुझे लिखना रहता है, उन चीज़ों को लिख लिया, फिर इजीली से सॉल्व कर लिया। आई होप आपको यहाँ पर कोई कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं हमारा जो अगला न्यूमेरिकल है उसकी। देखो बच्चों, अगला हमारा न्यूमेरिकल क्या है, इसको भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या, एक कोई गोलाकार चालक है, उसकी त्रिज्या 90 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है, 19 सेंटीमीटर है, 90 सेंटीमीटर है। इसकी धारिता तथा यानी कि धारिता को लिखते हैं हम C से, यानी कि इसकी धारिता तथा आवेश की गणना कीजिए। यानी कि धारिता को लिखेंगे C से, आवेश को लिखेंगे Q से, की गणना करना है। जिसका जो विभव होता है, यानी कि जो V होता है, वो दिया गया है 1000 वोल्ट हो जाए। इसका जो विभव है वो 1000 वोल्ट हो जाए। ऐसे आवेश और ऐसी धारिता की हमें गणना करना। फिर एक बात समझो, एक कोई गोलाकार चालक है, उसकी त्रिज्या, और त्रिज्या को लिखते हैं बच्चों R से, यानी कि R= दिया गया 19 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है आगे, इसकी धारिता तथा उस आवेश की, इसकी धारिता भी निकालनी है तथा उस आवेश की गणना कीजिए, जिससे इसका जो विभव है वो 1000 वोल्ट हो जाए। और एक क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा IMP यानी कि इम्पोर्टेंट, तो इसको आप ध्यान से समझोगे क्योंकि इसमें 2 चीज़ें पूछ रहा है। इसमें आपसे धारिता भी निकलवा रहा है और आवेश भी निकलवा रहा है, तो आपको अच्छे से समझ लेना है इस क्वेश्चन को। हम करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर हम इसमें नोट करेंगे जो हमारी गिवन वैल्यूज दी गई हैं वो
गिवन वैल्यूज। ठीक है, हम इसमें जो भी हमारी गिवन वैल्यू दी गई उनको पहले नोट डाउन कर लेंगे। हमें सबसे पहले दिया गया त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या कितनी दी गई है, गोलाकार चालक की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, यानी कि 90 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। तथा इसकी धारिता C, यानी कि इसकी धारिता C हमें निकालना है। तथा उस आवेश की गणना कीजिए, यानी कि आवेश की गणना कीजिए। किस आवेश की, पता नहीं हमें, जिससे इसका विभव जो है 1000 वोल्ट हो जाए, यानी कि जो विभव यानी कि B है वो कितना दिया गया, 1000 वोल्ट दिया गया। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहा होगा। हमने हर एक चीज़ को लिख लिया, समझ में आ गया। अब बच्चों आपको गोलाकार चालक की धारिता का सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, हम लिखेंगे गोलाकार चालक की धारिता, गोलाकार चालक की धारिता C=, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोलाकार चालक की धारिता C=, एक सूत्र होता है 4πε0 r होता है, यही त्रिज्या वाला r। तो ये क्या होता है बच्चों, हमारा सूत्र होता है, कोई भी गोलाकार चालक है उसकी हमें धारिता निकालनी रहती है। इसका मैंने आपको पूरा डेरिवेशन भी सिद्ध कराया हुआ है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर 4πε0 आ रहा है, लेकिन हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, इधर लिख लेते हैं, ऐसा पढ़ा था 1/4πε0, इसका मान पड़ा था 9 × 10⁹, ऐसा पढ़ा था ना, शायद ऐसा ही पढ़ा था, आप लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये हमने सूत्र पढ़ा था, और 1/4πε0 का मान पड़ा था 9 × 10⁹, ऐसा पढ़ा था। लेकिन हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, 1/4πε0 ना देकर 4πε0 दे रहा, 4πε0। अब इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1/9 × 10⁹ हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। यानी कि 4πε0 का मान क्या हो जाएगा, 4πε0 का मान हो जाएगा 1/9 × 10⁹, इसका मान हो जाएगा। अब बच्चों हमें इस सूत्र को सही से लिख लेना। देखो अब हमारे पास C= क्या हो जाएगा, समझो ध्यान से, तो C= क्या हो जाएगा, 4πε0 की जगह पे लिखेंगे 1/9 × 10⁹, इंटू में हमारे पास क्या बचा बच्चों, ये r बचा हुआ है, ये r बचा हुआ है। अब यही हमारा मेन सूत्र हो गया, और इसी में हम लोग मान रख लेंगे, या फिर आप डायरेक्टली सूत्र में मान रख लेते, डायरेक्ट कर लेते, लेकिन उसमें थोड़ा हमें वो लगता है, डाउटफुल लगता है कि हम हर एक चीज़ को विधिवत तरीके से करेंगे। अब बच्चों सारी चीज़ें आएंगी, अब हम इसमें क्या करेंगे, सूत्र में मान रखेंगे। हमसे धारिता भी पूछी गई है, आवेश, चलो आवेश बाद में निकाल लेंगे। अब बच्चों C= हम निकाल रहे हैं क्या, 1/9 × 10⁹, इसको करेंगे इंटू में r। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, ये r का मान जो है सेंटीमीटर में दिया गया है, और आपको पता है 1 मीटर में 1 मीटर = होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो बच्चों अगर हम इस 1 मीटर का मतलब है 90 मीटर है, और इसमें सेंटीमीटर है, इसको अगर मीटर में चेंज कराएंगे तो हम 90 से भाग कर देंगे, इस 100 से भाग कर देंगे, इस 90 में क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। अब देखो 1 0 से 1 0 को कर देंगे कैंसिल, नीचे बचा 10, यानी कि, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 9। अब ये 0 जब इसको भाग करेंगे तो 10 की घात -2 -1 बचेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर 10 की घात 1 इसको मान लेते हैं, या फिर आप 10 की घात -2 हो जाएगा, यानी कि 9 × 10⁻1 मीटर हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे ना लिखें, मीटर में ना लिखें, घात में ना लिखें, तो आप कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0.9 मीटर, चाहे जो मान लिख लीजिए, ये लिख लीजिए चाहे ये लिख लीजिए। और अगर आप डायरेक्टली यहीं पर करना चाहते थे तो ऐसा भी आप लिख सकते थे, 19 इंटू में 10⁻², ऐसा भी आप लिख लेंगे। और ज़्यादातर बुक में ये वाला मान ही लिखा हुआ मिलेगा। हमने आपको बता दिए सारे तरीके। क्या होता है, ये 10 की घात 2 है, मान लीजिए 90 था, हम 0 नहीं काटते, हम इन 2 0 को ऊपर ले जाके माइनस में करके इसके साथ गुणा करा के 10 की घात -2 बना देते। बच्चों देखिए, अगर 1/1000 लिखा है, 1000, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/10 की घात 3।
अगर 10 जीरो थे 10 की घात 10 लिख देते, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और इनको ऊपर ले जाते तो माइनस में हो जाता। सेम चीज़ यहाँ पर की कि 10 की घात 2 है तो इसको 10 की घात प्लस की 2 लिखेंगे, लेकिन जब इनको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी। तो इसीलिए हम बच्चों जिस मान का प्रयोग करेंगे वो करेंगे 19 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। इसको प्रयोग करेंगे। देखो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 19 इंटू में 10 की पावर -2, ठीक है। अब देखो इसको भाग करेंगे, 9 1 9, यानी कि बचा क्या, देखो c इक्वल टू क्या बचा, ऊपर बचा 10 गुणे 10 की घात -2 बचे, नीचे क्या बचा 10 की घात -9 बचे, सॉरी बच्चों +9 बचे। इतना ही तो बच रहा है, समझ रहे हो, ठीक है। अब इसी को आगे करेंगे हम लोग, c इक्वल टू क्या बचेगा, देखो 10 की घात 10 गुणे 10 की घात -2, अब इनटू में करेंगे। ये 10 की घात -10 की घात 10 है, एक 10 की घात 9 है, किस में, प्लस में है, लेकिन जब हम इनको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात 9 हो जाएंगी माइनस की, ठीक है। अब ये 10 की घात 9 माइनस की हो गई। अब c इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 10 गुणे, और माइनस में गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 10 की घात -11 बच जाएगी। अब ये जो है हमारा मान आ गया है, इसकी धारिता आ गई, ये हमारा आंसर हो गया। ये आंसर फर्स्ट है। हमें जो धारिता पूछी जा रही थी, जो धारिता हमें निकालनी थी, वो हम लोगों ने निकाल ली है। यानी कि जो इसकी धारिता हमने जो है, इसकी धारिता तथा आवेश की गणना करना है, यानी कि जो हमें धारिता की गणना करनी थी, ये धारिता हमने निकाल ली। कितनी आ गई है, 10 गुणे 10 की घात -11। ये धारिता तो हमने लोगों ने निकाल ली है। अब बच्चों में इसके आवेश की गणना करना है। तो चालक पर आवेश, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, चालक पर आवेश। देखो चालक पर आवेश, ठीक है, इस सूत्र होता है, इसको याद रखेंगे, इस सूत्र होता है चालक पर आवेश, यानी कि Q इक्वल टू CV। या आपने इसी सूत्र को कैसे लिखा हुआ देखा होगा ज़्यादातर, C इक्वल टू Q/V, ऐसा देखा होगा शायद। ज़्यादातर आपको बुक्स वगैरह में इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है, लेकिन एक्चुअल सूत्र यहाँ से होता है, चालक पर आवेश या Q इक्वल टू CV होता है, एक्चुअल में यहाँ होता है, लेकिन इसको लिखा ज़्यादातर ऐसे जाता है। तो बच्चों को क्या लगता है कि यही सूत्र सही है, लेकिन सही दोनों है, इसी से वाला बनाया गया। देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आवेश निकालना, तो हम डायरेक्टली इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। हमें आवेश निकालना है और धारिता C हमें पता है कितनी है, ये निकाली 10 इंटू 10 की पावर -11 इंटू में V वोल्ट। अब वोल्ट देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ही दिया गया था, इसका जो विभव है वो 1000 वोल्ट हो जाए, यानी कि कितना दिया गया, 1000 दिया गया। समझ में आ गया इस चीज़ को, ठीक है। मैंने आपको बताया था, यानी कि जो भी 1000 के नीचे 1000 के आगे 3 जीरो लगे तो इसको 1000 की घात 3 लिख सकते हैं, किसमें लिख सकते हैं, प्लस में, क्योंकि इसके बटे अटे में नहीं है डायरेक्टली। अगर ये माइनस में होता तो हम 1000 माइनस के होता तो माइनस का 3 लिख देते हम लोग, ठीक है। तो ऐसे ही, तो अब हम क्या करेंगे, Q इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, देखो 10 गुणे 10 की घात -11 गुणे 10 की घात हम 3 लिख लेंगे, 1000 को 10 की घात 3 लिख लेंगे, ठीक है। जब हम 10 की घात 3 लिखेंगे तो हमारा मान क्या आ जाएगा, देखो 10 गुणे प्लस की 3 है, ये माइनस की 3 है। आपके ऊपर कोई के 11 रुपये उधार थे, आपने उसके 3 रुपये को लौटा दिया, तो कितने बचे, 8 रुपये बचे, माइनस के 8। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। इसको धारिता वाला C मत समझ लीजिए, कूलाम वाला C है। और यही आपके आंसर आ गया, ये आंसर नंबर आपका सेकंड है। आवेश हमें कितना चाहिए रहेगा, इतना, और धारिता हमें कितनी चाहिए रहेगी, इतनी, तब हमारा इसका जो विभव है वो 1000 वोल्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, इसीलिए इसमें भी टाइम लगा। तो हर एक न्यूमेरिकल को हम अच्छे से समझेंगे। आपको जल्दी में देखना, आप इसकी जो क्वालिटी जो लेंथ होती है उसको थोड़ा स्पीड फास्ट करके आप देख लेना, लेकिन हर एक चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए, ठीक है। अब बच्चों आई होप आपको इस न्यूमेरिकल में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब बच्चे बात करते हैं जो हमारा अगला न्यूमेरिकल है। देखिए बच्चों, अगला हमारा जो न्यूमेरिकल है, इस पर आप वेरी IMP लगा लीजिए, वेरी IMP। यानी कि न्यूमेरिकल जो है, ये न्यूमेरिकल सेम चाहे बोर्ड एग्जाम में आपको ना फंसे, लेकिन ऐसे ही कई सारे न्यूमेरिकल फंसेंगे। इसमें हम कई सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, हर एक तरीके का न्यूमेरिकल है। इसमें श्रेणी क्रम, समानता क्रम और वोल्टेज सभी का प्रयोग होने वाला है। तो इस न्यूमेरिकल को आपको ध्यान से समझ लेना। देखो बच्चों, इस तरीके से आपका अगर कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो उसको ध्यान से समझिए। देखो कह रहा है कि संधारित्र के लिए नेटवर्क में, ये जो आपका एक नेटवर्क यानी कि जाल जैसा बना है, नेटवर्क में बिंदु A और B
बिंदुओं ए और बी, देखो बिंदु ए यहाँ पर है आपका, बिंदु बी जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, बिंदु ए है और बी है, के बीच तुल्य धारिता, तुल्य धारिता को लिखते हैं हम सी से, तुल्य धारिता सी ज्ञात कीजिए और 4 माइक्रोफैराड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर की गणना करें। यानी कि 4 माइक्रोफैराड की संधारित्र जो है उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर, यानी कि इसकी प्लेटों के बीच में विभवांतर कितना होगा उसका भी हमें गणना करना है। अब बच्चों देखो यहाँ पर हमें कई सारे दिखाई दे रहे हैं, इनको अगर हम नॉमिनेज कर लें तो अच्छा रहेगा। देखो हम नॉमिनेज करेंगे, इसको मान लेंगे C1, इसको मान लेंगे हम C2, इसको मान लेंगे C3, C1 C2 और C3 मान लिया, ठीक है, C1 C2 C3 मान लिया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। हम इधर मान लेंगे इसको C4, इसको मान लेंगे C5 और इसको मान लेंगे बच्चों हम C6। आप इधर से मान सकते हैं C1 C2 C3, वो आपकी मर्जी, आप किधर से भी मान सकते हैं। और नीचे 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, समझ में आ गया। अब बच्चों इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको ध्यान से समझना, हर एक चीज़ को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि अगर आपने इसकी लेंथ बढ़ा रखी है तो कम कर लीजिए। इस न्यूमेरिकल को हमें जो समझना है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कई सारे न्यूमेरिकल बनने वाले हैं। देखो हम लिखेंगे, सबसे पहले हम इन तीनों को सॉल्व कर लेते हैं, 1 2 3, यानी कि C1 C2 C3 को। और ये तीनों किस क्रम में लगे हुए हैं बच्चों, श्रेणी क्रम हमारा लगा हुआ है। तो हम लिखेंगे माना C1, C2 तथा C3 श्रेणी क्रम में, सॉरी बच्चों समांतर क्रम में, जुड़े हैं। किस क्रम में बच्चों जुड़े हैं, इस समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। C1 C2 और C3 किस क्रम में बच्चों आपको जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बच्चों समांतर क्रम का सूत्र जो होता है संधारित्र में, C होता है C1 + C2 + C3, यानी कि जो भी संधारित्र हैं C1 C2 C3 C4 C5 C10, यानी कि जो भी रहेंगे इस तरीके से जुड़े हैं, उनको हम 1 बाय 1 करके जोड़ लेंगे डायरेक्ट। अब बच्चों कई बार हमें C का प्रयोग करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम C इसको डैश मान लिया है, ठीक है। तो C डैश = क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से देखो। C1 का मान कितना है, इसमें तीनों मान हैं जो 3 माइक्रोफैराड के हैं, यानी कि 3 + 3 + 3, ठीक है। यानी कि इसको अगर हम जोड़ लेंगे 3 + 3 + 3 = 9, ये क्या आ जाएगा बच्चों, माइक्रोफैराड आ गया। ये बच्चों जो हमारा फर्स्ट आ गया है C1 = 9 माइक्रोफैराड। इसका सीधा मतलब ये है कि अब हमारा जो चित्र बचा है वो किस प्रकार से बचा है। देखो इसको समझो यहाँ पर, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन अगर आपने इसको समझ के हल किया। देखो ये हमारे पास एक बक्सा था, इसमें यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, इधर है, ऐसा है और इधर एक लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है, इधर हो गया, इसको हो गया। अब देखो यहाँ पर 1 मिनट, एक चीज़ छोड़ दी हम लोगों ने, गलत बन गया, ये गलत बन गया, कोई टेंशन नहीं। देखो हमें बनाना कैसे, देखो इस पूरे को नए तरीके से बनाना, क्योंकि अब जो है ये वाला इतना जो है ये हट चुका है, क्योंकि इसको हमने सॉल्व कर लिया है और इसकी जगह पर एक नया हमें लगाना। देखो ये बक्सा था, यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यहाँ जुड़ा हुआ है, इधर है, इधर ऐसे आया, इधर नीचे जुड़ा हुआ है, नीचे यहाँ है और ऊपर बजाए यहाँ पर बचा, एक बचा। देखो ये आपकी बैटरी है 2 वोल्ट की, ठीक है। ये आपका है 6 माइक्रोफैराड का, 6 म्यूएफ का है, ठीक है। यहाँ पर जो और ये आपका 4 माइक्रोफैराड का है, 4 म्यूएफ का है। 1 मिनट, ओनली 1 मिनट, यहाँ पर एक और लगा है, ये बच्चों आपका 18 माइक्रोफैराड का है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर 18 माइक्रोफैराड इसी के बीच में पूरा लगा हुआ है। ये जो इस तीनों को जो हमने हल किया तो इनका मान आ गया है वो 9 माइक्रोफैराड आ गया है, 9 म्यूएफ। और इसको हमने क्या माना था, C डैश माना था। ये क्या है हमारा C4 है। अब देखो बच्चों, अब इस चित्र में अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर आप समझोगे तो देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो इसको जो ए वाला है इसको हमने माना है C4 ए वाला है। अब बच्चों देखो ये C डैश जो है और ये C4 है, इसके ये जो आपको दोनों जो है किस क्रम में दिखाई दे रहे हैं, इसको देखो पहले। ये जो दोनों हैं आपको एक बार, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में, देखो
बच्चों पूरा चित्र है, अगर मैं चाहता यहीं पर इसको काट देता, बना के दिखा देता, नहीं। देखो हमने ये पूरा सेम बना लिया, यहाँ तक हमारा ये पूरा सेम है, ए वाला 6 वाला लगा हुआ है, 18 वाला लगा हुआ है, लेकिन इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारा एक आया है। वो एक कौन सा आया? 9 माइक्रोफेरेड। अब ये 9 माइक्रोफेरेड और 18 माइक्रोफेरेड दोनों आपको किस क्रम में दिखाई दे रहे हैं? श्रेणी क्रम दिखाई दे रहे हैं। तो हम लिखेंगे कि 9 माइक्रोफेरेड, सॉरी, हम C1 C डैश तथा C डैश, क्योंकि ये जो हमारा नया आया है ये C डैश ही है 9 माइक्रोफेरेड, C डैश तथा C4, हाँ C4 ही है। C4 किस क्रम में लगे हैं बच्चों? श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। समझ में आ गया? किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का सूत्र इस तरीके से होता है, हमने C डैश मान चुके हैं, हम C डबल डैश इसको मानेंगे। क्या हो जाएगा? 1/C1 प्लस 1/C2, यानी कि जो भी मान दिए गए उनको हम इस तरीके से जोड़ेंगे। तो हमारा 1/C डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो ये C1 जो C डैश आया वो तो है 1/9 माइक्रोफेरेड प्लस दूसरा है 18 माइक्रोफेरेड, यानी कि 1/18 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। अब बच्चों आप जब इसको सॉल्व करोगे, 9,18 का आप जब लासा निकालोगे, 9 और 18, अगर आपको लासा निकालना आता है तो सही है, नहीं आता तो समझ लो एक बार। देखो ए है 18,9 या 9,18 कर सकते हैं। देखो अब इसको हम 3 से काटते हैं, 3 18, 3 3 9, फिर 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 एकन 3, 2 एकन 2, अब इनकी गुणा करो, 3 3 9 दूनी 18 ही आएगा। देखो इसका लासा कितना आ गया? 18। अब 18 इसमें 18 में भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 9 दूनी 18, यानी कि 2 बार, प्लस 18 एकन 18, यानी कि 3, यानी कि आ गया आपका 1, 3/18। ठीक है, 3/18 आ गया। तो 1/C डबल डैश इजुकल टू 3/18 आ गया। अब हमें C डबल डैश चाहिए, C डबल डैश इजुकल टू क्या हो जाएगा? 18 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि इसकी गुणा इसके साथ होगी, इसका हम जो इक्वल टू में लाएंगे तो इसका जो मान है वो नीचे आएगा, इसको भाग करेंगे, 3 18 6, यानी कि बच्चों C डबल डैश का जो मान आ गया है वो 6 माइक्रोफेरेड आ गया है। यानी कि बच्चों अब हमारे पास जो हमारा ये चेंज हुआ है, अब देखो ये जो सूत्र था यहाँ पर, ये जो 2 प्रतिरोध लगे थे, ये 2 ना रहकर ये दोनों हट चुके हैं एक तरीके से, और इनके बीच में 2 की जगह पर कोई एक आ गया, बड़ा सा कोई एक बचाए। अब ये पूरा एक तार हो गया, इसमें एक, देखो अब हम आपको इधर ही बना के दिखा देते हैं। देखो ये आपका बक्सा हो गया, इधर इधर इधर, ठीक है। यहाँ पर आपकी बैटरी लगी हुई है, एक पर प्लस चार्ज माइनस चार्ज, 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका एक जुड़ा हुआ है 4 माइक्रोफेरेड का। अब इधर आपका एक बक्सा बना हुआ है, इसमें यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा है, एक ऐसे लगा है, अब एक ऐसे, ऊपर एक बचा हुआ है। ये आपका 4 माइक्रोफेरेड का है, ये आपका 6 माइक्रोफेरेड का है, ए वाला भी हमारा आ गया है 6 माइक्रोफेरेड, क्योंकि हमने अब सॉल्व कर लिया है। यानी कि C डबल डैश इसको मानेंगे C डबल डैश से था, और ए वाला हमारा क्या है? देखो ए है हमारा C6, यानी कि C6 है, और ये C5 है। देखो अब हमारे पास कुछ इस प्रकार से जो पूरा चित्र ऐसा था, अब हमारे पास चित्र कुछ ऐसा बचा हुआ है, ठीक है। अब ऐसा बचा हुआ है, अब हम इसमें क्या करेंगे? हमें ये दोनों किस क्रम में लग रहे हैं? श्रेणी क्रम में। ये दोनों जो हैं वो हमें किस क्रम में दिखाई दे रहे हैं? ये श्रेणी क्रम। तो हम लिखेंगे C डबल डैश तथा C5 किस क्रम में जुड़े हैं? सॉरी बच्चों, समांतर क्रम में जुड़े हैं। हम लिखेंगे, इधर देखो, हम लिखेंगे C डबल डैश तथा ये C डबल डैश है, और ये क्या है बच्चों? हमारा C5 है। C5 किस क्रम में है बच्चों? समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में। इसको बच्चों मान लेंगे C ट्रिपल डैश, हो जाएगा C1 प्लस C2, यानी कि जो भी है उनको जोड़ देंगे, तो C ट्रिपल डैश क्या हो जाएगा? देखो क्या हो जाएगा? हमारे यहाँ पर जो आय है ये 6 माइक्रोफेरेड वाला है, C डबल डैश, और नीचे वाला भी कितना है? 6 माइक्रोफेरेड। यानी कि हम जब जोड़ेंगे 6 + 6 = 12, यानी कि C डबल डैश ट्रिपल डैश का जो मान आया है वो आ गया है 12 माइक्रोफेरेड। यानी कि C ट्रिपल डैश जो आया है वो 12 माइक्रोफेरेड आया। अब हमें यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ को देखना है। देखो ये सभी चीज़ें हमने हल कर ली। अब हमारे पास जो एक सूत्र आएगा, यहाँ पर ये 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई, इसको ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे, ए लगा हुआ है। अब बच्चों इन दोनों को हल किया है तो हमारे पास एक प्रतिरोध बचा हुआ है ऐसा। यहाँ पर बिंदु आपका ए है और यहाँ पर आपका बिंदु वी है।
समझ में आ गया। ए आपका 4 माइक्रोफैरड दिया गया है म्यू एफ, जिसको हमने C6 माना था। यहाँ पर इस पूरे को हल करके लाए हैं तो हमारा मान आया है 12 माइक्रोफैरड, यानी कि ए वाला जो बच्चों आपका तार आ गया है ए वाला, ए आपका है 12 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब बच्चों ए C ट्रिपल डैश है और ये C6 है, ये दोनों किस क्रम में आपको लग रहे हैं? श्रेणी क्रम में। तो अब हम इनको लिख लेंगे, हम लिखेंगे C ट्रिपल डैश तथा C6 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। C ट्रिपल डैश और C6 जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम का सूत्र क्या हो जाएगा? 1/C। अब हमें फाइनल मान मिलना है तो हम इसको 1/C1 प्लस 1/C2 कर लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, 1/C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/C1 का मान कितना है, यानी कि C ट्रिपल डैश का मान कितना है 12, 1/12 प्लस C डैश का C6 का मान कितना है 4 माइक्रोफैरड, तो 1/4। अब बच्चों में 12 कामा 4 का लासा निकालना कैसे निकालना, अब आप देख लो, इधर 12 लिखिए और 4 लिख लीजिए, इसका आप लासा निकालिए, 2 से काटिए, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 एकन 2, 3 से काटिए, 3 एकन 3। ठीक है, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 इसका लासा आएगा, 2 दूनी 4 तिहाई 12 किसी भी कैसे, तो इसका जो हमारा लासा आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसको भाग करेंगे तो 12 एकन 12 और 4 तिहाई 12 यानी कि 3, यानी कि ऊपर बचा 4 हो गया, इसको जुड़ जाएंगे और नीचे बचा 12, यानी कि 1/C इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ 4/12। इसकी गुणा इसके साथ होगी, इसकी इसके साथ होगी, यानी कि C4 4C इक्वल टू बचा 12। अब हमें C चाहिए तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/4, 4 तिहाई 12, यानी कि जो C का मान आ गया है वो 3 माइक्रोफैरड आ गया है। तो बच्चों अब हमारे पास मेन मकसद ये आ गया है कि बिंदु A और B के बीच में सिर्फ एक तार बचा है। A बिंदु A था, A यहाँ पर 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, A आपका बिंदु V था और इसके बीच में सिर्फ एक तार बचा है और वो बचा है 3 माइक्रोफैरड का। तो इसका मतलब तुल्य धारिता हमारी कितनी आ गई 3 माइक्रोफैरड, और ये हमारा इसका हो गया आंसर। और हमसे पूछ रहा था कि इसकी तुल्य धारिता, यानी कि तुल्य धारिता कितनी आ गई बच्चों 3 माइक्रोफैरड आ गई है। तो हमने तुल्य धारिता इसकी जो है वो निकाल ली है। अब हमें निकालना क्या है कि इन 4 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर की गणना करना है, यानी कि 4 माइक्रोफैरड की जो प्लेट है इसके बीच में हमें विभवांतर की गणना करना है। इसका विभवांतर कैसे निकालेंगे? अब विभवांतर यानी कि V हमें निकालना है, V इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमने एक सूत्र पढ़ा था C इक्वल टू Q/B, C इक्वल टू Q/B, और ये सूत्र आया कहाँ से आपको पता है, Q इक्वल टू CV से आया है, इसका ओरिजिन यहीं से हुआ है। ठीक है, इतना पता है। अब बच्चों में निकालना क्या है V। अब हमें बच्चों यहाँ पर आवेश भी तो पता होना चाहिए C, तभी तो हम B को निकाल पाएंगे। 4 माइक्रोफैरड की जो प्लेट लगाएंगे उसके लिए विभवांतर की हमें गणना करना रहेगा। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, हम बिंदु A और B के बीच विभवांतर निकालेंगे। बिंदु A और B के बीच आवेश निकाल लेते हैं। आवेश A और B के बीच में आवेश, देखो कितना आवेश हो जाएगा, Q इक्वल टू CV हो जाएगा, CV। अब Q इक्वल टू C का मान हमें पता है कितना आया है 3 माइक्रोफैरड आया, 3 माइक्रोफैरड, तो 3 हो जाएगा। इनटू में B का मान हमें यहाँ पर दिया गया 2 वोल्ट। ठीक है, तो 2 वोल्ट कर देंगे, इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि जो इसका आवेश आएगा 6 माइक्रोकूलम म्यू C आ जाएगा, यानी कि जो आवेश आएगा वो 6 माइक्रोकूलम आ जाएगा। अब बच्चों जो हमारा इसका आवेश आ गया है, जो हमारा आवेश आ गया है, तो इसका जो कह रहा है 4 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर। अब हमें यहाँ पर जो संधारित्र C का जो मान दिया गया है वो हमसे कह रहा है 4 माइक्रोफैरड रखो, और यहाँ पर हमें विभवांतर की गणना करके बताओ, ये कह रहा है। तो हमारे पास सूत्र है C इक्वल टू Q/B, और अगर हमें इसी सूत्र को कन्वर्ट करके B इक्वल टू चाहिए तो हो जाएगा Q/C, B इक्वल टू C/Q हो जाएगा, Q/C हो जाएगा। अब B हमें यहाँ पर इस वाले में चाहिए, तो इसमें इसके लिए हमने आवेश अभी निकाल के रखा है 6 माइक्रोकूलम है, अपोन में C का मान हमें कितना रखना है 4, ऐसे ही तो है। ठीक है, इसको भाग करेंगे, पहले 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी कि 3/2। इसका आप 3/2 वोल्ट, ऐसे डायरेक्ट आप B का मान लिख सकते हो वोल्ट,
इतना आ गया, ए भी मान आपका सही है, राइट आंसर है, दोनों मान हो गए। या आप इसको सही करके अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए v इक्वल टू, अब बच्चों 3/2 है, इसको आप भाग करोगे 3 एकन 3 आ जाएगा, लगाया दशमलव क्योंकि यहाँ पर 1 बचा होगा, फिर हमने बढ़ाया 0 हो गया 10, 2 पंचे 10 यानी कि 1.5 आ गया, 1.5 वोल्ट। यानी कि जो 4 माइक्रोफैरड वाला संधारित्र था, इसके बीच में जो विभवांतर की गणना करना रहता था, जो विभवांतर आया 1.5 वोल्ट आया। ये बच्चों काफ़ी ज़्यादा लेंदी न्यूमेरिकल था, बड़ा न्यूमेरिकल था और अच्छा न्यूमेरिकल था, इसीलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा हुआ है। लेकिन ये न्यूमेरिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लीजिए, 1 से 2 बार देखिए, हर एक चीज़ को समझ में आ गई होगी। तो आई होप आपको इस न्यूमेरिकल में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब बच्चों बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की। देखो बच्चों, अगला हमारा जो न्यूमेरिकल है इसको भी ध्यान से समझो, ये भी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, इस पर भी IMP आप लगा लीजिए। यानी कि जो भी न्यूमेरिकल है सारे न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है और ऐसे न्यूमेरिकल है जो आपके बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं या फिर आपके पेपर में आने के चांसेस जिनके सबसे ज़्यादा हैं। देखो इसमें पूछ रहा है, कह रहा है कि 3.2 वोल्ट की एक बैटरी है, समझो 3.2 वोल्ट की एक बैटरी है, 1.5 ओम प्रतिरोध में 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा भेज रही है। इसमें क्या कर रही है, 2 एम्पियर की धारा भेज रही है। तो कह रहा है कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध को लिखते हैं स्मॉल r से, स्मॉल r हमें इसका बताना है। और जो हमारा ये प्रतिरोध दिया गया है, जो हमारा बाह्य प्रतिरोध जिसको कहते हैं, वो हमारा कैपिटल R है, इसका मान दिया गया 1.5 ओम। समझो एक 3.2 वोल्ट की एक बैटरी है जिसमें इतना प्रतिरोध है और इतने प्रतिरोध के कारण 2 एम्पीयर की धारा भेज रही है। तो इस कह रहा है इस बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो हमें बताओ। तो हम सबसे पहले बच्चों लिखेंगे सॉल्व, हेडिंग लगाएंगे सॉल्व, फिर लिखेंगे बच्चों गिवन वैल्यूज, गिवन वैल्यूज यानी कि जो मान हमें यहाँ पर दिए गए हैं। देखो कह रहा है इतने वोल्ट की एक बैटरी है, यानी कि जो बैटरी है उसकी बात करी जा रही है। इतने वोल्ट की बैटरी, कितने वोल्ट की बैटरी है, 3.2 वोल्ट, 2 वोल्ट की एक बैटरी है। इतने ओम प्रतिरोध में, इतने ओम प्रतिरोध में यानी कि कैपिटल R का मतलब है, मान दिया गया 1.5 ओम प्रतिरोध में, ठीक है। 2 एम्पियर की धारा भेज रही है, यानी कि I इक्वल टू दिया गया 2 एम्पियर, इंग्लिश टर्म नहीं एम्पियर है, जो कुछ नहीं ऊपर लगा हुआ, ठीक है। 2 एम्पियर की धारा भेज रही है। कह रहा है कि आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करके बताओ। आंतरिक प्रतिरोध इक्वल टू हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, हमें इसका आंतरिक प्रतिरोध बताना है कि आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। बच्चों आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, I इक्वल टू E अपॉन में कैपिटल R प्लस स्मॉल r। आपने अगर सूत्र पढ़ा होगा, अगर डेरिवेशन को इसके देखा होगा तो आपने इजली ये सूत्र पढ़ा होगा और आपको इजली ये सूत्र याद भी हो रहा होगा। समझ में आ गया। अब इसी सूत्र में अगर हम मान रखेंगे तो हमें धारा I का मान जो है वो दिया गया है, कितना दिया गया है, 2 एम्पियर, और E का मान भी हमें दिया गया है 3.2 वोल्ट, अपोन में हो जाएगा कैपिटल R, कैपिटल R का मतलब दिया गया है मान 1.5 प्लस स्मॉल r जो कि हमसे गया है पूछा। इसके बटे में हम क्या करेंगे, वन मान लेंगे और इसकी इसके साथ में गुणा और इसकी इसके साथ में गुणा कराएंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू 1.5 प्लस r इक्वल टू 3.2, ठीक है, ऐसा ही तो है। अब बच्चों इसकी सभी के साथ गुणा होगी। अब इसकी 2 की जो है इस 1.5 के साथ होगी तो आपका 3 आ जाएगा, प्लस इसकी 2r के साथ होगी तो 2r हो जाएगा इक्वल टू 3.2 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों में 2r इक्वल टू चाहिए, 2r क्या हो जाएगा 3.2। अब ये 10 की यहाँ पर ये जो है इसके मतलब यहाँ पर कोई निशान नहीं, इसका मतलब यहाँ पर प्लस का निशान है। अब ये जब इधर आएगा हो जाएगा माइनस का, क्योंकि ब्रैकेट के इधर आ रहा है, इक्वल टू का जो निशान था इसके इधर आ रहा है, बराबर के इधर, ठीक है, ऐसा। तो क्या हो जाएगा, जब इसमें 3.2 से 3 को आप घटाएंगे तो 0.2 बचेगा, ठीक है। अब 0.2 बचा, हमें चाहिए आंतरिक प्रतिरोध R का मान, तो हमें 0.2 अपोन में 2 से 2 कैंसिल कर दिया, यानी कि जो R का मान आ गया है 0.1 ओम। यानी कि बच्चों जो हमें आंतरिक प्रतिरोध निकालना था, जो आंतरिक प्रतिरोध हमसे पूछा गया था, उसका मान आ जाएगा 0.1 ओम। यानी कि जिस आंतरिक प्रतिरोध की हमें आवश्यकता पड़ेगी वो इतना आंतरिक प्रतिरोध हमें होना चाहिए जो कि हमसे पूछा गया था। यानी कि आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना हमें चाहिए, 0.1
ओम। ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से हमें न्यूमेरिकल्स जो भी आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में उनको सॉल्व करना रहता है। ठीक है बच्चों, ये सारा छोटा न्यूमेरिकल था और एक न्यूमेरिकल जो है कभी कभी 1 नंबर में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर में पूछा जाता है। इससे ज़्यादा नंबर में न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता, ये चीज़ आप याद रखेंगे। या तो आप बहुविकल्पी में इस न्यूमेरिकल को डाल दिया जाएगा, या फिर अति लघुत्तरी में डाल दिया जाएगा, या फिर लघुत्तरी फर्स्ट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूमेरिकल जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और आपके बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो यहाँ पर ये 3 कंडीशन, या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएगा जिसमें 1 नंबर दिया जाता है हर एक क्वेश्चन का, या फिर अति लघुत्तरी में आ जाएगा जिसमें भी 1 नंबर दिया जाता है, या फिर आपका लघुत्तरी फर्स्ट जो आता है जिसमें आपको 2 नंबर दिए जाते हैं उसमें आ सकता है। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल देखिए बच्चों। देखिए बच्चों, अगला हमारा जो न्यूमेरिकल है इसको भी ध्यान से पढ़िए, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इस पर भी आप IMP लगा लीजिए क्योंकि सारे न्यूमेरिकल ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, देखो समझो, इस न्यूमेरिकल की भी लैंग्वेज अगर आपने पकड़ ली ना तो आप हर एक चीज़ को गड़बड़ सही कर दोगे। लेकिन मैं कहता हूँ अगर आपने इसकी लैंग्वेज और हर एक वर्ड टू वर्ड को नहीं पकड़ पाया ना तो आप इसका मान नहीं निकाल पाओगे। मान निकालोगे माइनस प्लस में गड़बड़ी कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार के जो दर्पण या लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर उत्तल दर्पण अवतल दर्पण की वगैरह वगैरह की बात की जाती है, यहाँ पर चिन्हों का बहुत महत्व होता है। अगर आप चिन्हों को अगर भूल जाते तो न्यूमेरिकल का मान तो सही निकालोगे लेकिन माइनस प्लस ये नहीं बता पाओगे, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, आगे बनेगा, पीछा बनेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पर ध्यान रहता है, तो ध्यान में रखना होता है क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि इसका दर्पण का प्रतिबिंब आगे बनेगा पीछा बनेगा, ऐसा भी क्वेश्चन हमसे पूछ लिया था। तो हर एक चीज़ को समझना है। देखो कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण, ध्यान रखना है यहाँ पर जो उत्तल दर्पण की बात नहीं कर रहा, अवतल दर्पण की बात कर रहा है। दर्पण के सामने दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, समझो जो हमारा दर्पण है उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु रखी हुई है। क्या रखी हुई है? 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु रखी हुई है। कह रहा है कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी कि दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है इसकी स्थिति आपको बतानी है। अब बच्चों जो प्रतिबिंब बनेगा B = इसकी स्थिति अगर पॉजिटिव में आती तो पीछे बनेगा, निगेटिव आती तो आगे बनेगा। सारी चीज़ें आपको पता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसको करेंगे सॉल्व, फिर हम लिखेंगे गिवन वैल्यूज। ठीक है, सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं हमें क्या क्या यहाँ पर दिया गया। देखो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण, यानी कि फोकस दूरी को F से लिखते हैं, अवतल दर्पण है इसीलिए इसको फोकस दूरी को रखेंगे हम निगेटिव में और सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक, दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि वस्तु की दूरी है 10 सेंटीमीटर, इसका मान हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। ठीक है, दूरी पर रखी है तो 8 सेंटीमीटर ऊंचाई के वस्तु है तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति। अब देखो बच्चों, इस जो 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की बात कर रहा है, 8 सेंटीमीटर इधर और ऊंचाई ये इधर वस्तु रखी हुई है, इसका मतलब है आपको कंफ्यूज कर रहा है। इसका कोई यहाँ पर यूज नहीं है, ना ही इसका यूज होगा, और ये कंफ्यूज कर रहा है। और आप दर्पण की ऊंचाई को देखेंगे और लगा देंगे कोई अगड़ा वगड़ा सूत्र, उस सवाल को जो है आप गलत करके आ जाओगे, क्योंकि कभी कभी सवाल में एक्स्ट्रा मान दे देता है और आपसे कहता है कि करो बच्चे गड़ो गड़बड़। ये सारे एग्जामिनर की चाल्स होती है। तो अगर आपने न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस अच्छे से की है तो आप इजीली इस चीज़ को समझ जाओगे। देखो अब बच्चों में एक सूत्र पता होना चाहिए कि दर्पण के लिए हम लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, जो हमारा दर्पण का सूत्र होता है उसी से इसको सॉल्व करेंगे। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f = आपने पढ़ा होगा 1/v होता है प्लस 1/u होता है। ऐसा सूत्र आपने पढ़ा होगा, जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा, नहीं पढ़ा है तो देखा होगा, अन्यथा आपने पढ़ा तो जरूर है, ये सारी चीज़ें हमें मालूम है। अब बच्चों में यहाँ पर f का मान दिया गया, लेकिन हमें पता है कि हमसे जो b है प्रतिबिंब की स्थिति पूछी गई है, तो हम क्यों ना बीच में गड़बड़ करने से अच्छे हम पहले सूत्र को ही b के फॉर्म में लिख लें बना के, हमें थोड़ा आसानी हो जाती है। देखो तो 1/v अगर हमें चाहिए तो क्या हो जाएगा, जब हम b लिखेंगे तो 1/f है जो सेम रहेगा, 1/f रहेगा, लेकिन 1/ जो u है ये क्या हो जाएगा, ये इधर जो इधर जाएगा b जो है इसको जब हम इधर ले गए थे इधर, तो ये किस में हो जाएगा? माइनस में। तो 1/ जो है u का मान आ जाएगा वो माइनस में आ जाएगा, 1/u जो है वो माइनस में आ जाएगा। अब हमारे पास सूत्र जो है कुछ इस प्रकार से हो गया है।
और इसी सूत्र में हम मान रख लेंगे और इजीली से आंसर अपना प्राप्त कर लेंगे। समझ में आ गया? तो आइए हम इस सूत्र में पूरा मान रखते हैं, इसको आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, बीच में लिखेंगे, आप कॉपी बनने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हर एक लाइन को छोड़ छोड़ कर लिखेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर इधर लिख लेते हैं क्योंकि हमें कोई एग्जाम नहीं देना है। ठीक है, तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से समझो। 1/v इक्वल टू, देखो 1/f, एफ का मान कितना है -15, माइनस सूत्र में लगा हुआ है आपको पता है, अपॉन में, और यू का मान भी कितना है -10। ठीक है, तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/-15। और ये बच्चों प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, प्लस के 10 हो जाएंगे। हो गया ना, समझ गया? ठीक है, तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब बच्चों इन दोनों का हमें चाहिए रहेगा लासा, 10 और 15 का। 10 और 15 का जब आप लासा निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 30। आप लासा निकाल के देख लेना, मैंने पीछे वीडियो जो आप पिछला वाला न्यूमेरिकल हल किया था उसमें बता दिया था लासा कैसे निकाला जाता। 15, 10 करके आप लोग निकाल लोगे, लेकिन हमने ऐसे डायरेक्ट लिख रहे हैं, 30 इसका लासा आएगा। हम इसको देखेंगे तो 15 दूनी 30, 2 आ जाएगा, प्लस में आपका क्या हो जाएगा 10 एकन 10। ठीक है, अब आप लोग गलती क्या कर दोगे, इसको डायरेक्ट जोड़ दोगे और कहोगे सर 3/30 आ गया है, और जो कि बिल्कुल है गलत। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 15 दूनी जो लिया है, जो 2 हैं ये माइनस के रहेंगे। ये चीज समझ लीजिए। ठीक है, और दस्तियाँ हैं 30, सॉरी बच्चों 1 नहीं आएगा, 3 रहेंगे, और अब 3 2 5 करके गलत कर देते हो। ठीक है, गलत कर देते शायद, मुझे इस प्रकार का आइडिया है आपसे, लेकिन आई होप आप ऐसा ना करें। जैसे 10 की घात 15 थे, 1 की घात 15 है, तो 15 किसके, माइनस के, तो माइनस में भाग कह रहे हैं, प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस होता है। तो 15 दूनी 30 और दस्तियाँ हैं 30, तो ए आ गया। अब इसका सही क्या बचेगा, प्लस के 3 से माइनस के 2 घटाएंगे तो 1/30 बचेगा, 1/30 बचेगा। यानी कि जो 1/v का मान आ गया है वो 1/30 आ गया है। अब इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, यानी कि जो b का, सॉरी बच्चों, जो b का मान आ गया वो आ गया हमारा 30, और सारे मान किसमें, सेंटीमीटर में, 30 सेंटीमीटर आ गया। अब ये तो हमारा आ गया क्या, b का मान। अब ये माइनस है कि प्लस है, ये सभी चीज़ें में पता है कि हमने हर एक जगह पर चिन्ह का विशेष ध्यान रखा है। तो यहाँ पर ये जो माइनस जो मान आ रहा है वो किस में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो हमारा जो b है वो पॉजिटिव है, यानी कि b जो है प्लस में है। इसका मतलब है इसका जो प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति रहेगी ये दर्पण के पीछे रहेगी, प्रतिबिंब की स्थिति रहेगी दर्पण के पीछे, याद रख लेना, क्योंकि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं और हर एक चीज़ को समझना रहता है। अब आगे कैसे आता है, पीछे माइनस कैसे होता है, आगे प्लस कैसे होता है, ये सारी चीज़ें जब आप इसका डेरिवेशन पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गई। नहीं पढ़ा तो चैनल पे जाकर आप अभी डेरिवेशन को देख लीजिए, क्योंकि इस तरीके के जो न्यूमेरिकल होते हैं उसमें बच्चों माइनस प्लस की गलती कर देते हो आप लोग। न्यूमेरिकल तो सरल होते हैं, हर एक बच्चा करके आता, लेकिन वहाँ पर माइनस प्लस बहुत ज़्यादा हमें देखना रहता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला न्यूमेरिकल क्या है, इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। देखो ये जो न्यूमेरिकल है ये भी सेम इसी तरीके का न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल भी आपसे 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये सारे छोटे न्यूमेरिकल हैं, 1 स्टेप न्यूमेरिकल है। और 1 स्टेप न्यूमेरिकल ज़्यादातर अति लघुत्तरी या फिर बहुविकल्पी पे पूछ लिए जाते हैं, और बहुत कम चांस रहते हैं कि लघुत्तरी फर्स्ट में पूछे जाएं। लेकिन मैंने जो आपको संधारित्र वाला एक बड़ा वाला न्यूमेरिकल बताया था, उसके 100% चांस रहते हैं कि वो जब भी पूछा जाएगा सीधा 5 नंबर में पूछा जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन थी। ठीक है, तो हमें 1 नंबर वाले न्यूमेरिकल भी पढ़ने, 2 नंबर वाले भी पढ़ने, और जो 5 नंबर के आते हैं वो भी पढ़ने। देखो इसको भी हम करेंगे सॉल्व करेंगे और लिखेंगे जो भी हमें इसमें दी गई गिवन वैल्यूज। पहले हम इसको पढ़ेंगे। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 22 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर आप ऐसा मत करना कि फोकस दूरी को जो है तो -22 कर दो। आप अवतल दर्पण है तो देखो और -22 कर दो, यहाँ पर नहीं होगा। वो जब हम प्रतिबिंब वगैरह की स्थिति देखते हैं तब हम करते हैं। ठीक है, अब एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 22 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। इसकी वक्रता त्रिज्या निकालनी है, यानी कि फोकस दूरी हमें f दिया गया 22 सेंटीमीटर।
समझ में आ गया। लेकिन हमें फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का सूत्र पता है। फोकस दूरी इक्वल टू होता है जो आपकी वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या जिसको हम स्मॉल r से लिखते हैं, अपोन में होता है 2। फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या अपॉन 2 होता है। सूत्र होता है, ये सूत्र आपको याद रख लेना है, जिसको हम r से लिखते हैं वक्रता त्रिज्या को, क्योंकि ये भी चीज़ें हमें ध्यान रखना रहता है। ठीक है, छोटा न्यूमेरिकल है, अतिलघुत्री में या फिर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिया जाएगा। तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, समझो कि r/2 हो जाएगा। इसके बटे मान लेंगे हम लोग 1 और हमें चाहिए कि r, तो हमारे पास r इक्वल टू क्या आ जाएगा, f2 हो जाएगा। इसकी गुणा इसके साथ, इसके साथ हो जाएगी, r इक्वल टू f2 हो जाएगा। अब देखो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, f का मान कितना है 22 इंटू में 2 हो जाएगा, तो r का मान कितना आ जाएगा 44, और किस में आएगा, सेंटीमीटर में। तो r का मान जो है हमारा वो आ गया है 44 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी थी, तो वक्रता त्रिज्या हमें निकल के आ गई कितनी है, 44 सेंटीमीटर। आई होप आपको छोटा सा न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो आपको डाउटफुल कर सकती थी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं अगला न्यूमेरिकल की। तो देखिए बच्चों, अगला जो न्यूमेरिकल है इसे भी ध्यान से समझना है, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, और इस न्यूमेरिकल की सबसे खास बात है वो आपको याद रख लेना है। इस न्यूमेरिकल में जो मान आपको दिए गए हैं, जब भी ये न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में आया, हमने देखा 2 से 4 बार आ चुका है, सेम मान रहते, इसके मान में कोई भी चेंज नहीं होता है। ये जैसा न्यूमेरिकल है ऐसा ही बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए इस न्यूमेरिकल के जो मान है वो ज़्यादातर चेंज नहीं होते, तो इसीलिए हम इस पूरे न्यूमेरिकल को अच्छे से समझने का पूरा प्रयास करेंगे। देखो यहाँ पर कह रहा है, सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्व, फिर हम लिखेंगे गिवन वैल्यूज। समझो ध्यान से, कह रहा है इस न्यूमेरिकल की अगर आपने भाषा समझ ली, इस न्यूमेरिकल को आप इजीली से सॉल्व कर लोगे। देखो हमें करना क्या है, कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच एवं जल के अपवर्तनांक क्रमशः इतने हैं। यानी कि किसके सापेक्ष बात कर रहा है, वायु के सापेक्ष। वायु के सापेक्ष मतलब वायु को एयर से लिखते हैं AN, वायु के सापेक्ष कांच ANG की बात कर रहा है, जिसका मान दिया गया है 2/3, ANG हो गया। फिर कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जल, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच एवं जल के अपवर्तनांक ANW की याद कितना दिया गया, 4/3 दिया गया है। ये चीज़ें हमें दी गई हैं। हमसे पूछा क्या गया है, देखो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी कि जल के, यानी कि वाटर के सापेक्ष कांच, यानी कि ग्लास का अपवर्तनांक हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। यानी कि हमसे पूछा जा रहा है, हमें सूत्र बनाना है WNG। ये हमें इसका सूत्र पता होना चाहिए। अगर मैंने डेरिवेशन जो इसका इससे रिलेटेड सूत्र बताया था कैसे आता है, अगर आपने देखा होगा तो आप इजीली से इसको कर लेंगे। लेकिन अगर आप भूल गए हैं, आपको नहीं मालूम, तो ध्यान रखना इसमें G है, तो G वाला मान पहले लिखा जाएगा, यानी कि ANG ऊपर रहेगा, अपोन में रहेगा ANW वाला, और इसमें आप मान रख लीजिए, इजीली से इसको आप हल कर सकते हैं, आंसर इसका निकाल सकते हैं। तो ANG इक्वल टू क्या आ जाएगा, WNG इक्वल टू क्या आ जाएगा, ANG का मान है 2/3, और ये जो बच्चों हमारा मेन बटे का निशान है, और ये ANW इक्वल टू है 4/3। अब आपको नहीं पता कहाँ से क्या करते हैं, तो देखो ये जो मेन बटे का निशान है इसे आप ध्यान रखना है। ठीक है, ऊपर वाली संख्या जो लिखी है पहले उसको 2/3 ऐसा रखिए, इसके बीच में इंटू मल्टीप्लाई का निशान लगाइए। यहाँ पर 3 सबसे नीचे है, इस 3 को सबसे आप ऊपर ले जाइए, और ये 4 है इसको आप नीचे ले जाइए, यानी कि जो नीचे वाली संख्या है इसको आप पलट देना है। अब देखो इसको 3 से 3 को हम कर देंगे कैंसिल, यानी कि बच्चों WNG इक्वल टू आपका बच गया है कि 2/4। अब आप इसका आंसर जो है सेम यही लिख सकते हैं ANS, और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है न्यूमेरिकल है और ये चीज़ ऑप्शन में नहीं दी गई तो उसको हम ऐसे लिखेंगे WNG इक्वल टू, W थोड़ा नीचे रहता है, कोई टेंशन नहीं, लिख गया, इसको काट देंगे, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2। तो ऐसा भी आपको दिखाई दे सकता है आप जब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस प्रकार का अगर न्यूमेरिकल आता है तो। और हो सकता है कभी कभी
इसको भी भाग करके आप देख लेना, 0.5 आ जाएगा 1/2 को, ठीक है। तो 0.5 भी दिखाई दे सकता है, कैसा भी दिखाई देता तो ये सारी मल्टीप्लाई आप लोग कर लेंगे। आपको सूत्र याद नहीं रहते तो याद रखना जो पूछा गया है उसका पहले जो लास्ट वाला उसको आप ऊपर लिखेंगे, जो पहले वाला उसको बाद में लिखेंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से जो न्यूमेरिकल आते हैं वो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में और या फिर अतिलघुत्तरी में भी पूछ सकता है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों बात करते हैं जो हमारा अगला न्यूमेरिकल है, काफ़ी ज़्यादा वो भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बच्चों अगला हमारा जो न्यूमेरिकल है इसको भी ध्यान से समझना है। ये न्यूमेरिकल जो है आपका वेरी मोस्ट IMP है, वेरी मोस्ट IMP है, इसको आप जरूर समझ लीजिए। इसमें काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज का फ़र्क है, अन्यथा न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा आसान है। आप अगर इसकी लैंग्वेज को पकड़ लिया तो आप इजीली इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। देखो, एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः, उत्तल लेंस की फोकस दूरी और अवतल लेंस की, दूसरी वाली अवतल लेंस की फोकस दूरी है, फर्स्ट वाली उत्तल लेंस की फोकस दूरी है, क्योंकि पहले उत्तल लिखा है फिर अवतल लिखा है। यानी कि उत्तल लेंस और तथा अवतल लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः यानी कि क्रमानुसार दी गई हैं, पहली वाली उत्तल लेंस की, दूसरी वाली अवतल लेंस की, ठीक है। दोनों लेंस संपर्क में रखे, यानी कि जो दोनों लेंस हैं वो एक दूसरे के पास में रखे हैं, संपर्क में रखे हैं। इस युग्मन से, इसके युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस युग्म की, ये जो लेंस रखे इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। इससे क्या हुआ है कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। ये जो वस्तु रखी है इसकी जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी हमें, पहले तो हमें वस्तु का प्रतिबिंब निकालेंगे तभी तो हम उसकी स्थिति बता सकते हैं। माइनस में आया प्लस में आया तो भी हम उसकी जो वस्तु की स्थिति है उसके बारे में गणना कर सकते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इस पूरे न्यूमेरिकल को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे, हर एक चीज़ को लिखेंगे। देखो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व, फिर हम हेडिंग लगाते हैं गिवन वैल्यूज, ठीक है, सॉल्व और गिवन वैल्यूज। अब हम इसमें वो सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेते हैं जो कि मान हमें दिए गए। देखो फोकस दूरी पहली तो F1 मानेंगे, दूसरी को F2 मानेंगे। देखो पहली फोकस दूरी आपकी उत्तल लेंस की है जिसको हम लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, और ए आपकी रहेगी पॉजिटिव में, और जो अवतल लेंस की फोकस दूरी है ए आपकी रहेगी निगेटिव में जो कि 50 सेंटीमीटर है। ये चीज़ आप याद रख लें। फोकस दूरी आपके समझ में आ गई, ठीक है। अब दूसरी चीज़ F1 F2 आ गया। अब हमें एक सूत्र पता है। देखो हमने संयुक्त संपर्क में रखे दो संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी का हमने एक सूत्र पढ़ा था, 1/F = क्या हो जाएगा, 1/F1 1/F2, यानी कि दोनों फोकस दूरियों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ये जो हमारा एक सूत्र है जिससे हमें क्या होगा, एक फिक्स फोकस दूरी के बारे में पता चल जाएगा, एक हमें जो फोकस दूरी जो चाहिए रहेगी वो मिल जाएगी। तो 1/F = क्या हो जाएगा, 1/F1 का मान है 10, प्लस में निशान है 1/50, और ये बच्चों जो 50 है किसमें, माइनस में है, तो 1/F = क्या हो जाएगा, देखो 1/10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/50, ठीक है, 1/50 हो जाएगा। अब बच्चों 1/50 और कामा 10 का आप जब एलसीएम लोगे, 10 कामा 50 का आप जब एलसीएम लोगे, लासा लोगे इसका, तो वो आपका 50 आ जाएगा। यानी कि 1/F = सॉरी बच्चों इधर देखिए क्या आ जाएगा, 50, ये 50 आ गया। अब देखो इस 10 को जब हम 50 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, यानी कि 10 × 5 = 50, माइनस 50 को इसमें भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, 50 × 1 = 50। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। देखो 5 से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा, 4, 4 क्या हो जाएगा, 50, 1/F = बचा हुआ है 4/50, जो कि हमारा आंसर है। और ये 4/50 1/F = बचा है, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या चाहिए रहेगा, F चाहिए रहेगा, तो F = क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो यानी कि जो 50 जो है ऊपर चला जाएगा, 4 जो है वो नीचे आ जाएगा। 50/4 सेंटीमीटर जो हमारी मेन फोकस दूरी बची हुई है वो बची है, ठीक है। ये हमारा इसका मेन आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि 1/F लिखेंगे, F की जगह पर 1/F लिखेंगे तो आप इतना लिख सकते हैं, लेकिन आगे फिर चल के हमको दिक्कत हो सकती है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इस चीज़ को पूरा सॉल्व कर लिया, ठीक है। 1/50 हमारा यहाँ तक मान आ गया। अब हमको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं थी। अब हमने क्या किया है, जो हमें फोकस दूरी चाहिए रहती वो निकाल लिए। F का मान हमने निकाल लिया है, कह रहा है दोनों लेंस संयुक्त संपर्क में रखें, ठीक है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हमने निकाल ली। इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। ये जो युग्म है इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो अब हम वस्तु की दूरी के लिए माइनस लगाते हैं,
तो यू का मान कितना आ जाएगा, माइनस की 25 सेंटीमीटर। जो वस्तु की दूरी वो माइनस में ली जाती है, ठीक है। सॉरी बच्चों, यू इज इक्वल टू माइनस के 25 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। अब बच्चों हमें यहाँ पर सॉल्व करना है और एफ का मान आपको पता ही है कितना है, 50/4 सेंटीमीटर, ठीक है, 50/4 सेंटीमीटर। सूत्र लेंस का होता है, आपको पता होगा शायद, 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। अब आप कहोगे सर v इक्वल टू, तो हमने नहीं देखा था शायद सूत्र ऐसा। सूत्र तो हमें एक पता है जो इसमें 1/f होता है। तो जी हाँ बच्चों, 1/f अपॉन इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, ये सूत्र होता है मेन हमारा। ये जो सूत्र है बच्चों, ये हमारा मेन सूत्र होता है। इसी सूत्र से हमने b को निकाला और इस f को उधर ले गए ब्रैकेट के, तो ये हो गया प्लस का। और अब हमारे लिए ये सूत्र उपयोगी रहेगा क्योंकि हमें v ही चाहिए। तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1/v, f का मान कितना है 1/50/4, 50/4 है, प्लस 1/u का मान कितना है माइनस के 25 है, ठीक है। अब देखो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 50 में 4 ऊपर चला जाएगा और इसके बटे 1, हाँ ठीक है। तो ये 4/50 हो जाएगा, माइनस के 1/25 बचेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के 1/25 बचेगा। अब 1/v इक्वल टू क्या बचेगा, इसको ध्यान से समझो। देखो 50 और 25 क्या है, 50 और 25, 50 और 25 का जब आप लासा लोगे तो ये आपका लासा जो है 50 ही आएगा। क्या आएगा, 50। तो 50 1 50 यानी कि 4 ही रहेगा, 25 दूनी 50 यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 1/v इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 4 से 2 घट जाएंगे, 2 बचेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 50 हो गया ना, ठीक है। अब v हमें अगर चाहिए रहेगी तो क्या हो जाएगा, तो b इसकी के साथ गुणा करेगी तो 2v इक्वल टू 50 हो जाएगा। और अगर हमें b चाहिए रहेगी तो हो जाएगा 50/2, तो इसको भाग करेंगे तो 25 आ जाएगा। यानी कि जो बच्चों आपका v का मान आ गया है वो 25 सेंटीमीटर आ गया है। और ए वी मान किस में आया है, पॉजिटिव आया है। यानी कि जो मान आया है वो बच्चों हमारा किस में आया है, धनात्मक आया है। तो इसीलिए हमारे जो दर्पण के प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी, जो b हो जाएगा, b इक्वल टू क्या है, प्लस 25 सेंटीमीटर आया है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा लेंस के पीछे बनेगी, ठीक है। याद रख लेना, दर्पण की स्थिति क्या होगी, पीछे होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें हर एक न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व करके देख लिया और हमें यही सारी चीज़ें हमसे जो है इस न्यूमेरिकल में पूछी गई थी। यानी कि वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब पीछे बनेगा क्योंकि पॉजिटिव आया है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं रहा होगा और हर एक न्यूमेरिकल को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो बच्चों अब तक हमने फर्स्ट जो हमारी बुक थी, उस फर्स्ट बुक के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे वो सारे क्लियर कर लिए, यानी कि ये पार्ट 1 समझ लीजिए। अब हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे सेकेंड बुक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जो भी ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, तो उन सभी न्यूमेरिकल को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए। और मैं आपको बता दूं, आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा एसबी सर क्लासेस का, एसबी सर क्लासेस 95 का। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बच्चों आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड ज़्यादातर वीडियो आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। तो आप केमिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रहेंगे, डेरिवेशंस रहेंगे, केमिस्ट्री में भी कुछ डेरिवेशन होते हैं जिनको सॉल्व करना रहता है, और आपकी जो रिएक्शंस रहती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ज़्यादातर मिलने वाली हैं क्योंकि केमिस्ट्री का मोस्ट जो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट है आपको यहाँ पर मिलेगा। आप जाएंगे हमारे अबाउट सेक्शन में, चैनल का लिंक दिया गया, वहाँ से आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। उस पर जल्द ही आप लोगों के लिए वीडियो स्टार्टिंग होने वाली है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।